जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। हम डिस्कस कर रहे थे पॉलिटी और फंडामेंटल राइट्स। हम बेसिकली डिस्कस कर रहे थे पॉलिटी में। स्टार्ट करेंगे वहीं से ही, थोड़ा बड़ा चैप्टर है। और इसके अलावा हम साइंस के घटना चक्र डिस्कस कर रहे हैं। वी हैव स्टार्टेड विद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और 4 कंप्लीट प्लेलिस्ट भी घटना चक्र की आपके लिए अवेलेबल हैं, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी और जोग्राफी की। और करंट अफेयर्स में आई दृष्टि घटना चक्र करंट अफेयर्स का जो वर्जन था वो अपडेटेड वर्जन आपके लिए अवेलेबल है। तो ये सब है प्लेलिस्ट में, वो आप चेक कर सकते हैं। और रनिंग में 2 घटना चक्र हैं आपके लिए, साइंस और पॉलिटी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 61 जहाँ पे हमने छोड़ा था फंडामेंटल राइट्स में। सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनविसेज्ड बाय द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में क्या क्या है? सो प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर। देखिए, पहली बात तो आपको ये बताना चाहिए कि राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में सिर्फ 2 आर्टिकल्स आते हैं, आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। ठीक, तो ये हो जाएगा। एबॉलिशन ऑफ, ये क्या है? ये आर्टिकल 17 है। देन प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, ये 25 से लेकर 28 तक जो है वो सारे कल्चरल माइनॉरिटी राइट्स में आ जाते हैं। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड माइंस, ये भी आ जाएगा। तो 1 and 4 इसका आंसर होगा। प्रोवाइड्स फॉर टू प्रोविजन, दैट इज एबॉलिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स एंड बेगार एंड एबॉलिशन ऑफ कंप्लीट एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स, ये आपका आ जाएगा 24 में। किस किस में नहीं हो सकता? हैजार्डस जॉब्स, फैक्ट्रीज, माइंस, जहाँ पे भी बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन हो सकता है उधर उनका आप बिलो द 14 ईयर्स ऑफ एज बच्चों को आप जॉब पे नहीं ले सकते हो। द प्रोविजन ऑफ राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन, इसमें क्या क्या आता है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की जब हम बात करते हैं कि भाई आपको रिलीजन चुनने का अधिकार है, तो उसमें क्या क्या होगा? फ्रीडम ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ रिलीजन, ठीक है, आप कोई भी रिलीजन प्रोपिगेट कर सकते हो, आप जिस धर्म में पैदा हुए हो, अगर आपको लगता है कि आप कोई और करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। राइट टू वियर एंड कैरी द कृपांस बाय सिख, तो जनरली क्या होता है कि आर्म्स आप कैरी नहीं कर सकते, जैसे कि जो लोग पिस्टल्स भी कैरी करते हैं उनको उसके लिए लाइसेंस लेना होता है। लेकिन इन जब हम सिख की बात करते हैं तो जो 5 ककार, पंच ककार होते हैं उसमें से कृपाण भी होता है, तो वो अधिकार उनको दिया गया है। दे कैन वियर एंड कैरी द कृपाण्स। स्टेट्स राइट टू मेक लॉज फॉर सोशल रिफॉर्म्स, ये भी किया जा सकता है, सोशल रिफॉर्म्स के लिए कुछ अधिकार बनाना, कुछ लॉज बनाना। राइट टू कंजर्वेशन ऑफ रिलीजन ऑफ पीपल बाय रिलीजियस बॉडीज़, ये राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में बेसिकली नहीं आता है। आर्टिकल 25 द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस की बात करता है, एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपिगेशन ऑफ रिलीजन एंड ऑल्सो द राइट ऑफ स्टेट टू मेक एनी लॉ फॉर सोशल रिफॉर्म्स। कैरिंग ऑफ वेयरिंग ऑफ कृपाण बाय सिख इज डीम्ड एज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बाय वर्च्यू ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द आर्टिकल 25। द राइट टू कन्वर्जन, जैसे इसमें बोला गया कन्वर्जन ऑफ रिलीजन बाय रिलीजियस बॉडीज और इंस्टीट्यूट्स, ये आर्टिकल में नहीं दिया हुआ है। तो आप कन्वर्जन का वो नहीं दिया हुआ है, प्रोपिगेट कर सकते हो, प्रोफेस कर सकते हो, कन्वर्जन के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बात नहीं की गई है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज नॉट सब्जेक्टेड टू, तो इट इज़ नॉट सब्जेक्टेड टू ह्यूमनिज्म, पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ, मोरालिटी, इन सब के प्रति सब्जेक्टिव है। So Article 25 of the Indian Constitution, all persons are equally entitled to freedom of conscience and right to freely profess, practice and propagate religion. But these rights have certain limitations imposed on the ground of public order, morality and health. Humanism is not the limitation imposed on Article 25. What are the restrictions in the freedom to manage religious affairs? Public order है, then national security, education, मोरालिटी, ठीक है, मोरालिटी हो जाएगा। उसके अलावा हेल्थ नहीं आएगा, सेक्युलरिज्म, हेल्थ भी आ सकता है। एक सेकेंड, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, हाँ आर्टिकल 26 की बात हो रही है, ओके, सो इसमें हेल्थ भी आएगा। सो आर्टिकल 26 ये बोलता है दैट एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन और एनी ऑफ इट्स सेक्शन शेल हैव द राइट टू, क्या क्या है उनको, ये मेंटेन कर सकते हैं कोई भी इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस, दे कैन मेंटेन manage its own affairs in matters of religion, own and acquire the movable and immovable property and administer such property in accordance with law. The rights under Article 26 are also subject to public order, morality and health, but not the subject to other provisions relating to fundamental rights.
अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वेयरिंग ऑफ किरपान्स बाय सिख इज डीम्ड एज अ राइट, तो ये अभी हमने देखा था आर्टिकल 25 के अंदर है. वियरिंग एंड कैरिंग ऑफ किरपान्स बाय सिख इज डीम्ड टू बी इंक्लूडेड इन द प्रोफेशन ऑफ सिख रिलीजन by virtue of explanation to the to the article 25. article 25 जो ये बोलता है freedom of conscience की बात, and free profession practice and propagate the religion. article 25 of Indian constitution refers to, so article 25 बोलता है about freedom of religion. which of the following is not correctly matched? article 23, 24, 26 और 29 दिए हुए हैं, पढ़ते हैं एक बार. article 23 says that prohibition of traffic in human and forced labor, बिल्कुल सही है, अभी हमने देखा था. Prohibition of employment of children in factories below the age of 14 years in hazardous jobs में आप नहीं लगा सकते हो, ये आर्टिकल 24 में है. आर्टिकल 26 says about freedom to manage religious affairs, बिल्कुल सही है. आर्टिकल 29 is about freedom of establishment and administration of educational institutions by minorities. तो ये जो दिया हुआ है आर्टिकल 30 में है. आर्टिकल 29 रिलेटेड है टू द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़. ठीक है, तो प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ 29 में आएगा. आपको कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलाना है माइनॉरिटीज़ को, या फ्रीडम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात है वो 30 में है. ठीक है. which one of the following pairs is not correctly matched? prohibition of trafficking in human beings and forced labor article 23, protection of interest of minorities 29, right to constitutional remedies article 32, राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये 30 में है. 31 बात करता है कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, जो कि बाद में फिर रिपील करके शिफ्ट कर दिया गया था. अभी राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो लीगल राइट बन गया है, फंडामेंटल राइट नहीं है. आर्टिकल 300A में है इन पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. Under which of the following articles of the Indian Constitution it has been provided that all minorities shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice? तो ये आता है आर्टिकल 30 में. Which article of the Constitution protects the right of minorities to establish and administer educational institutions? Article 30. Right to freedom, आर्टिकल 19, बहुत सारे फ्रीडम है उसमें. फिर फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स 26, protection of interest of minority communities 29, and right of minorities to establish and administer the educational institutions article 30. given below are two statements, एक assertion और reasoning statements दिए हुए हैं. assertion says that article 30 of the constitution of India does not define the term minorities. reason ये बोलता है कि constitution recognizes only linguistic and religious minorities. ठीक है, तो ये इसका रीज़न तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल 30 कॉन्स्टिट्यूशन का माइनॉरिटीज टर्म डिफाइन नहीं कर रहा है. ठीक है, अपनी जगह ठीक है. लेकिन बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज ओनली लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज, ये इसका रीज़न नहीं होगा. सो दोनों ही सही हैं, बट इज नॉट द करेक्ट रीज़न. आर्टिकल 30 प्रोवाइड्स फॉर द राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. ऑल द माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज, उनको अधिकार है टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ देयर चॉइस. आर्टिकल 30 क्लॉज 1. According to Article 30 Clause 2, the state shall not, in granting aid to educational institutions, discriminate against any educational institutions on the ground that it is under the management of a minority, whether based on religion or language. So, ये clear हो जाता है कि minority define नहीं है article में. Hence, both the statements are correct, but reason is not the explanation. Article 301 is related to right to property. Right to property is a legal right, but not a fundamental right. आर्टिकल 300A ये इंसर्ट हुआ था इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय 44th अमेंडमेंट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कांग्रेस गवर्नमेंट. ठीक है, तो देखिए 1978 में हुआ था, तो कांग्रेस गवर्नमेंट तो नहीं थी उस टाइम पे, अगर आपको याद हो. मोरारजी देसाई जी की गवर्नमेंट थी, जनता पार्टी. आर्टिकल 301 रिलेटेड है राइट टू प्रॉपर्टी से. आर्टिकल 300 है, 301 रिलेटेड है फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स से एंड इंटरकोर्स, एंड नॉट विद द राइट टू प्रॉपर्टी. तो आर्टिकल then article right to property is a legal right but not a fundamental right. This is true. Article 19(1) sub clause F, but by the 44th amendment 1978 ये जो clause था ये omit हो गया था, F वाला. Article 300A insert किया गया, जिसमें बोला गया that no person shall be deprived of his property save by authority of law, and ये जनता पार्टी गवर्नमेंट के टाइम पे किया गया था. After that amendment, right to property became legal right and it ceased to be a fundamental right. Thus only statement 2 जो है वो correct है.
Which of the following rights can be enforced under Article 32 of the Indian Constitution? So fundamental rights enforce किए जा सकते हैं. Article 32 of the Indian Constitution provides for constitutional remedies. So इसमें क्या है? Against the violation of transgression of fundamental rights conferred by Part 3, Supreme Court shall have the power to issue directions or orders or writs, including the writs like habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto, certiorari, जो विच एवर मे बी अप्रोप्रिएट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ एनी राइट्स. तो अगर फंडामेंटल राइट्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है, मतलब वो इन्फोर्स नहीं हो पा रहे हैं, तो इन 5 राइट्स के आधार पे उनको बेसिकली कन्फर किया जा सकता है. ठीक है. सो दैट इज़ वाई सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन कॉल्ड एज द गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स. सिमिलरली हाई कोर्ट में अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ के लिए जाना चाहते हैं तो आर्टिकल 226 के अंदर जा सकते हैं. द गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट, नन. देखिए जुडिशरी इसका गार्डियन के तौर पे काम करता है बिकॉज इट हैज़ असाइंड जुडिशरी. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने जुडिशरी को ये काम दिया हुआ है, दैट इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड हाई कोर्ट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स. मोस्ट सिग्निफिकेंट फंडामेंटल राइट जो है, इट इज़ द एक्सक्लूसिव राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अंडर आर्टिकल 32 एंड 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर रेस्पेक्टिवली सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट. द गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट जुडिशरी है. Which of the statement is not correct? K.M. Munshi was one of the members of drafting committee of the constitution. Not correct बताना है, तो मुंशी जी थे. Constitution of India was adopted by Constituent Assembly. ठीक बात है. The Panchayati Raj was recommended by Balwant Rai Mehta Committee Report 1957. ठीक है. The President of India is the guardian of fundamental rights in the Constitution. देखिए President of India नहीं होते हैं, Judiciary Guardian होती है. Under the Constitution, Indian Constitution, who is the guardian of the fundamental rights? So Supreme Court is the guardian of the fundamental right. Under the Indian Constitution, again same question, who amongst the following is considered to be the guardian of fundamental rights? So it is judiciary. Which of the following is regarded as the protector of fundamental right of citizens and guardian of the Constitution of India? So it is Supreme Court. Supreme Court of India is the protector of fundamental rights of citizens and guardian of the Constitution of India because through right to constitutional remedies, Article 32, it protects the fundamental rights of citizen. Besides, it interpret as well as enforce the provisions of Constitution. Which of the following right was described by Dr. Ambedkar as the heart and soul of the Constitution? So it was right to constitutional remedies, that is Article 32. So Dr. Bhimrao Ambedkar described Article 32 as the heart and soul of the Indian Constitution. In his words, if I was asked to name any particular article in this Constitution as the most important, an article without which the Constitution would be a nullity, I could refer to any other article except this one, Article 32. It is the very soul of the Constitution and the heart of it. It is notable that on various occasions of the preamble of the Constitution is also recognized as the soul of the Constitution. But according to Ambedkar ji, if we see, तो Article 32 को heart and soul of the Constitution बोला गया है. Next is, which of the following articles was termed as, again same question here, as heart and soul of the Constitution? So it is Article 32. Assertion reasoning question है. Dr. Ambedkar has described Article 32 as the Constitution as the very soul of it. Article 32 provides an effective remedy against the violation of fundamental rights. So दोनों ही इसमें सही हैं, and this is the correct explanation also. Dr. Ambedkar has described the Article 32 as the very soul of the Constitution because it provides effective remedy against the violation of fundamental rights enshrined in the Indian Constitution. The Supreme Court has the power to issue directions or order or writ for the enforcement of any of the fundamental rights. So A and R both are true, and R is the correct explanation of A. Which of the following writs can be issued by High Court to secure the liberty of an individual? So किसी भी इंडिविजुअल की लिबर्टी को सिक्योर करने के लिए हाई कोर्ट इशू कर सकता है हीबियस कॉर्पस. देखिए आर्टिकल 226 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो पावर देता है हाई कोर्ट को कि आप कुछ रिट्स को इशू कर सकते हो. टू सिक्योर द लिबर्टी ऑफ द इंडिविजुअल, हाई कोर्ट्स कैन इशू द रिट्स ऑफ हीबियस कॉर्पस. The writ is issued by court whose object is to secure the release of a person found to be detained illegally and secure the liberty of the individual.
The Supreme Court also has the power to issue writs under Article 32 of the Indian Constitution for the rights enumerated in Part 3 of the Constitution, that is fundamental rights, whereas High Court can issue writs related to legal rights also. Which of the following constitutional remedies is known as post-mortem? Post-mortem बोला जाता है, देखिए certiorari writ में Supreme Court has and High Court re-examine the decision given by the subordinate courts. Through the quo warranto writ, the court inquires into a legality of a claim of person to a public office. So ये जो writ है ये prevent करती है illegal assumption of public office by an individual. Therefore दोनों ही writ जो हैं they have a sense of post-mortem. So appropriate answer जो होगा वो more than one होगा. That is certiorari as well as quo warranto. The writ which may be filled by for protection of right to personal freedom. The writ which may be filed for the protection of rights to personal freedom, that is habeas corpus. Habeas corpus का literal meaning होता है to bring the body before the court. And by this writ, the court secures the body of a person who has been imprisoned or detained to be brought before the court to obtain knowledge of reason or grounds for such detention and to do justice. This writ secures the rights of personal liberty. Article 16, 29, 30, 31. देखिए Article 16(2) बोलता है that no person shall be discriminated against in the matter of public employment on the grounds of race, religion, caste, sex, place of residence, सब आएगा इसमें. 29(2) बोलता है that no person shall be denied admission into an educational institutions maintained by state or receiving the state aid on the grounds of religion, race, caste, language or any of them. Article 30 clause 1 ये बोलता है that all minorities whether based on religion or language shall have right to establish and administer educational institutions of their choice. Article 31 clause 1 बोलता है that no person shall be deprived of his property save by the authority of law. लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से अगेन मैच करना है, देखते हैं. देखिए फंडामेंटल ड्यूटीज आ जाएगा 42nd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स, केशवानंद भारती से आया था ये. डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर थियोरी ये मिनर्वा मिल्स केस से आई थी. एंड प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बींग्स ये आर्टिकल 23 है. अबॉलिशन ऑफ आर्टिकल टाइटल्स आ जाएगा आर्टिकल 18. फ्रीडम टू मेंटेन रिलीजियस अफेयर्स ये आ जाएगा आर्टिकल 26. प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज ऑफ माइनॉरिटीज आर्टिकल 29. एंड राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21A. ये किससे आया था? 86th अमेंडमेंट से आया था. Consider the following statement in respect of Bharat Ratna and Padma Awards. Bharat Ratna Award are titles under the Article 18 Clause 1 of the Constitution of India. Padma Awards which were instituted in the year 1954 were suspended only once. The number of Bharat Ratna Award is restricted to a maximum of 5 in a particular year. Not correct बताना है आपको. तो देखिए तीनों ही नॉट करेक्ट है. द कन्फर्मेंट ऑफ टाइटल्स ऑफ भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्मश्री ये प्रोहिबिटेड नहीं है अंडर आर्टिकल 18 बिकॉज दे मेयरली डिनोट द स्टेट रिकॉग्निशन ऑफ गुड वर्क्स बाय सिटीजन्स इन द वेरियस फील्ड्स ऑफ एक्टिविटी. ठीक है, अगर ये बेसिकली सस्पेंडेड होते या आर्टिकल 18 के अंदर आ रहे होते तो हम जनरली जो डिनोट करते हैं कि भारत रत्न विभूति जो हैं या पद्म अवार्ड्स विभूतियाँ हैं तो उनको हम आगे नहीं लगा सकते थे. पद्म अवार्ड्स जो कि इंस्टीट्यूट हुए थे 1954 में इज अनाउंस्ड एवरी ईयर ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे एक्सेप्ट फॉर ब्रीफ इंटरप्शन ड्यूरिंग द ईयर 78 to 79, 93 to 97. भारत रत्न हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है कंट्री का. इट इज अवार्डेड इन रिकॉग्निशन ऑफ एक्सेप्शनल सर्विस परफॉर्मेंस ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर इन एनी फील्ड ऑफ ह्यूमन एंडेवर. और ये ट्रीट किया जाता है ऑन अ डिफरेंट फुटिंग फ्रॉम पद्म अवार्ड्स. द रिकमेंडेशन फॉर भारत रत्न आर मेड बाय प्राइम मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. No formal recommendation for Bharat Ratna are necessary. The number of Bharat Ratna award is restricted to a maximum of 3. तो देखिए बट बाद में अगर बात करें तो लास्ट ईयर इफ आई एम नॉट रॉन्ग इन 2023 और 24 में भी लास्ट ईयर ओनली 5 लोगों को दिया गया था. तो ये मैक्सिमम जो है 3 के बाद 5 पे आ गया था. The scope of Article 21 of the Constitution was expanded to include the right to education.
बिकॉज ऑफ द डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ, तो ये कौन से केस में हुआ था? उन्नीकृष्णन वर्सेस आंध्र प्रदेश. Unnikrishnan versus Andhra Pradesh case constitutional challenge querying whether the right to life in Article 21 of the Constitution of India guarantees a fundamental right to education in fundamental right to education, interplay between directive principles and state policy in the Constitution and fundamental rights, whether the right to education includes adult professional education or not. By which of the following case Parliament got the right to amend fundamental rights? तो ये आया था केशवानंद भारती केस 1973. The first time Supreme Court held that fundamental rights are amendable, ये आया था शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1951 में. ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स अमेंड किए जा सकते हैं, पहले आया 1951 में. एंड सज्जन सिंह वर्सेस राजस्थान स्टेट 1965. फिर गोलकनाथ केस जो कि 1967 में हुआ था, द प्रायर डिसीजन वॉज रिवर्स्ड एंड ये बोला गया कि जो अमेंडमेंट हुआ है फंडामेंटल राइट्स में, इट इज़ नॉट पॉसिबल. अगेन केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन को फिर से बदला एंड इट हेल्ड दैट अमेंडमेंट पावर ऑफ द पार्लियामेंट इज वाइड इनफ बट नॉट अनलिमिटेड. सो इट मे अमेंड द फंडामेंटल राइट्स, लेकिन ऐसे करोगे कि उसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो डिस्ट्रॉय ना हो. दिस केस आउटलाइन द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स विदाउट डिस्ट्रॉइंग द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. क्लियर? सो वी हैव कंप्लीटेड टिल 90. अभी 2 वीडियोस और लगेंगे. सो वी विल बी कंप्लीटिंग द फंडामेंटल राइट्स. बहुत लंबे अगेन ऐसे कि इसलिए नहीं लिए जा रहे हैं बिकॉज इनको आपको याद करने की ज़रूरत है और इसको कंटिन्यूसली आप रिवाइज कीजिए. जैसे 25 to 28 के बीच में क्या है ना, 29-30 में थोड़ा सा अलग हो जाता है क्या है, 15-16 के बीच के डिफरेंसेस आप देख लीजिए. जनरली लगता है कि सेम है, नहीं थोड़ा सा डिफरेंस रहता है. तो ये आपको याद करने की ज़रूरत है. तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आपके लिए रिविजन में दिक्कत आएगी. सो जस्ट कीप ऑन रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग. Subscribe the channel, share the video, like the video. Jai Hind, Jai Bharat.